नमस्कार प्यारे बच्चों, आज ही NACP 2025 का एग्ज़ाम हुआ था और हम आपके सामने सुबह से लगे हुए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आज हम शुरू करेंगे 11 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक जेईई में आया हुआ है और आप लोगों ने इसको पहले से देखा हुआ था। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि रिटार्डेशन है kv स्क्वायर, राइट। तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे कि dv/dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस k इंटू वी स्क्वायर, राइट। तो dv/v स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू माइनस k dt, राइट। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। जब टाइम 0 था तो क्वेश्चन ने बोला है कि वेलोसिटी u रहेगी और जब टाइम t होगा तो वेलोसिटी उसकी v हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको सॉल्व होके ये कुछ ऐसा मिल जाएगा इंटू के इंटू टी, राइट। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू के टी। तो आप क्या करना, यहाँ पे v का फंक्शन निकाल लेना, ठीक है। और फिर इस फंक्शन को, क्योंकि उन्होंने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो आप v को फिर से लिखना ds/dt और उसको एक बार फिर इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन के बाद आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा, राइट। एकदम जेईई मेन लेवल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी ज़्यादा सरप्राइज इसमें नहीं है, ठीक। अब देखते हैं एक और अच्छा सवाल, ये वाला। तो इन्होंने बोला है कि दो ब्लॉक्स हैं, लेट्स कॉल इट स्मॉल m, और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड ब्लॉक को m-m, या फिर आप चाहें तो आप इसको m1 m2 भी मान सकते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक m1 है और ये वाला जो ब्लॉक है बच्चों वो m2 है, ठीक। तो इन्होंने बोला है कि एक स्ट्रिंग जा रही है, दोनों ब्लॉक्स हैं, इसमें अपन टेंशन निकाल सकते हैं। टेंशन की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो वो होगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, राइट। क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल मास को कांस्टेंट रखना है, तो मैंने m1 प्लस m2 को कैपिटल M कर दिया और टेंशन को जो है इस तरीके से लिख दिया। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो हमें याद भी रहता है, ठीक। बात करें एक्सेलरेशन की, तो मैं मान रहा हूँ कुछ भी आप मान लीजिए, कोई किसी भी मास को बड़ा मान लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने इसका एक्सेलरेशन लिख दिया m1 माइनस या m2 माइनस m1 अपॉन टोटल मास की वैल्यू का आप लिख दीजिए g, राइट। ये आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या चाहता है, क्वेश्चन थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपके स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन ये चाहता है कि फॉर दिस सिस्टम अ लीनियर रिलेशनशिप कैन बी ऑब्टेन्ड बिटवीन टेंशन एंड एक्सेलरेशन। मतलब मुझे टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें m1 और m2 की टर्म्स ना हो, तभी मैं उनके बीच में किसी ग्राफ को प्लॉट कर पाऊंगा, राइट। और लीनियर रिलेशन का मतलब क्या है कि ये इनके बीच में अगर ग्राफ बनाए एक्सिस के बीच में, तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आना चाहिए। दैट्स व्हाट वी वांट, ठीक है। तो आइए कोशिश करते हैं। अब कैपिटल M जो है वो तो इन दोनों का मास है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा। मैं G को भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा, 2 भी यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स मुझे m1 m2 और m2 माइनस m1 यहाँ पे इन चीज़ों को एलिमिनेट करना है, ठीक है। इनको अपने को एलिमिनेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों कि एक्सेलरेशन इंटू जो g/m है, इसको कुछ आप अल्फा मान लीजिए, ठीक है। और m2 माइनस m1 को मैं लिख दूंगा, m2 माइनस m1 को कि m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ठीक है। और यहीं पे क्वेश्चन ने दम तोड़ चुका। कैसे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा, जो ये वाला टर्म है वो तो कैसा है, कांस्टेंट है, m स्क्वायर। और जो m1 m2 है वो कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से m1 m2 होगा m/t/2g, ठीक है। तो m/t/2g, राइट। ये बन गया आपके पास। तो अब सोचो कि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आपको ऐसा दिखेगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस सम अनदर कांस्टेंट बीटा इंटू टी, राइट। तो ए स्क्वायर और टी में आप देख लीजिए स्ट्रेट लाइन का फंक्शन आ गया, तो आंसर इसमें क्या आएगा बच्चों, डी आएगा, ठीक। थोड़ा सा नया सवाल था, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपने पास बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन, ठीक है। जेईई मेन में बहुत बार आ चुका है। तो उन्होंने बोला कि दो कैपेसिटिव प्लेट्स हैं इस तरीके से, एंड यहाँ पे इन पे चार्ज Q1 है, इन पे चार्ज Q2 है, कैपेसिटेंस C गिवन है। आपको इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन क्लास में करवा दिए जाते हैं। मेथड नंबर 1 इसमें क्या होगा कि आप इनके बीच में जो डेल्टा V लिखना है उसको आप लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी से। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी,
Q1 minus Q2, चार्जेस ऑन द लेफ्ट माइनस चार्जेस ऑन द राइट, अपॉन 2 एरिया एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी। तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 में अगर आप इसको कैपेसिटर से करना चाहते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय सी से, उससे भी आंसर आ जाएगा। बस पर तुम्हें पता होना चाहिए कि चार्ज लिखते कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इधर, तो बाहर वाले पे जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 और अंदर वाले को मिलेगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो इस कैपेसिटर के चार्ज में वही चार्ज काउंट होता है जो फेसेस के आमने सामने हो। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा हो, प्लस माइनस वाला हो। तो जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इसमें जो बाहर वाला चार्ज है Q1 प्लस Q2 बाई 2 जो दोनों आउटर सर्फेसेस पे, उसको हम कैपेसिटर के चार्ज में काउंट नहीं करते हैं। राइट, ठीक, तो काफ़ी आसान सवाल था। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है आसान ही। आइए इसको समझते हैं। इसके सोल्यूशन में मैंने 2 मेथड दिए हैं। अभी मैं एक आसान वाले मेथड से कर रहा हूँ जिससे आंसर फटाफट आएगा। पर हाँ, एक और मेथड है काइनेमेटिक्स वाला, रिलेटिव मोशन से सॉल्व किया हुआ, वो भी आपको जो सोल्यूशन हम लॉन्च करेंगे उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। उन्होंने बोला कि जब ब्लॉक, जो बड़ा ब्लॉक है और पी आपने यहाँ पे कुछ ऐसा सपोर्ट लगा रखा है, एक पेग लगा रखा है ताकि ब्लॉक जो है उसको क्रॉस करके नहीं जा सकता, तो हम ब्लॉक को हम एक रेस्ट पे मानेंगे। ये बुलेट आके इस पे हिट करेगी, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो इसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स लगा होगा, ठीक है, जो इनके बीच में रिटार्डिंग फोर्स लगा होगा उसको मैं बोल देता हूँ कि वो F0 है। ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स जो लगा होगा वो F0 है, जो फिजिकल रेजिस्टेंस उसको मिला होगा बुलेट को, राइट, और उसको अपन कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो रिटार्डिंग फोर्स की वजह से जो इसका वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, माइनस F0 इंटू एस। राइट, दिस इज मतलब मेथड नंबर 1। और उसमें पहला स्टेप क्या है, केस 1 कि उसने वर्क किया और ये कैपिटल M मूव नहीं किया, स्मॉल m रेस्ट पे आ गया। तो स्मॉल m की जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली ये u वेलोसिटी से चल रहा है, ये आपको आ गया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन मुझे मिल गई है कि F0 इंटू एस की वैल्यू एम यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर है। ठीक है, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में अब उन्होंने इस पेग को हटा दिया है। राइट, अब ये पेग यहाँ पे नहीं है, तो देखो क्या होगा बच्चों, ये दोनों साथ साथ चलने लगेंगे, ये दोनों साथ साथ चलने लगेंगे। राइट, और इसके रिलेटिव, कैपिटल M के रिलेटिव, जब बुलेट अंदर पहुंच जाएगी तो इन दोनों की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। राइट, और अगर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है और दोनों साथ चल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चलेंगे। ठीक है, जिसको निकालने की जरूरत नहीं है, पर हाँ अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इतनी आ जाएगी। ठीक, और यहाँ पे उसके ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्स है, जो पेनिट्रेटिंग फोर्स है, वो लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों अब साथ में चल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, तो रेजिस्टिव फोर्स की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा ऐसे सिचुएशन के अंदर, ध्यान से देखना कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक डिस्प्लेस किया है बच्चों इतना। राइट, या फिर इसको पीछे से ले लें अगर, तो ब्लॉक जो है इतना डिस्प्लेस किया, और जो बुलेट यहाँ पे हिट की होगी जस्ट बिफोर, वो कितना डिस्प्लेस की, इतना डिस्प्लेस की। राइट, क्वेश्चन ने जो पूछा है कि बुलेट विल पेनिट्रेट इफ द ब्लॉक मास एम इज, तो अप टू व्हाट डिस्टेंस एस डैश, तो ब्लॉक के हिसाब से ये वाला डिस्टेंस बुलेट ने पेनिट्रेट किया है, तो हम इस एस डैश को निकालने की कोशिश में है। ठीक है, तो केस 2 में अब अपन क्या लिखेंगे कि इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी थी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, बस वही खत्म हुई है। राइट, तो हाफ इनकी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर, यू रिलेटिव आ जाएगा u माइनस 0 का होल स्क्वायर, u माइनस 0 का होल स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये अपना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी था। राइट, ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, राइट, ये किसने उठाया होगा, उस पेनिट्रेटिंग फोर्स ने जो वर्क किया होगा। अब वो एक इंटरनल फोर्स है, ठीक ना, समझना, वो एक इंटरनल फोर्स है। उसने दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क किया, उसने बुलेट के ऊपर भी वर्क किया और उसने कैपिटल M के ऊपर भी वर्क किया। राइट, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि वर्क डन ऑन द बुलेट वो कितना होगा, F0 इंटू, देखो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो यहाँ से यहाँ तक तो था SM डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, प्लस वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और चला S डैश, समझ गए। ठीक है, और अगर अपन यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतनी आ जाएगी माइनस में, और ये वर्क डन हुआ बुलेट के ऊपर, जो कैपिटल M है उसके ऊपर वर्क डन पॉजिटिव आएगा और वो आ जाएगा F0 इंटू SM।
तो फाइनली आपको जो इधर मिलेगा वो मिलेगा कितना, माइनस एफ नॉट इंटू एस डैश, और वो माइनस एफ नॉट इंटू एस डैश किसके बराबर है, हाफ एम एम अपॉन एम प्लस एम इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर, ठीक है, और एफ नॉट इंटू एस खुद कितना है, एम यू स्क्वायर, राइट। तो आप जब इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे ना तो सीधा सीधा आपका आंसर डी आ जाएगा बच्चों। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, पर आपको यहाँ पे अजम्पशन ये लेना पड़ेगा कि दोनों ही केस में जो पेनिट्रेशन की वजह से जो फोर्स आया है, जो रेजिस्टिव फोर्स आया है, उसका मैग्नीट्यूड हमने सेम माना है, एंड क्वेश्चन ने भी इसी अजम्पशन को रखते हुए आंसर किया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम आपको गिवन है और इनके बीच में एक रिएक्शन गिवन है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बना है बीटा प्लस पार्टिकल, ठीक है ना, बीटा प्लस पार्टिकल बना है, ठीक। तो मैं इसमें सीधा सीधा मास डिफेक्ट अगर लिखूंगा, राइट, तो Q वैल्यू, ठीक है, तो मास डिफेक्ट बताइएगा कितना होगा बीटा में, मास ऑफ द एटम, तो यहाँ पे जो अपना रिएक्टेंट है वो एल्यूमिनियम है, ठीक है, यहाँ से रिएक्शन शुरू हुई है, तो मास ऑफ द एल्यूमिनियम तो वो आपके पास आ जाएगा 24.990432 माइनस मैग्नीशियम का मास कितना होगा 24.985839 माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिखना मत भूलना, इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, ये लिखना मत भूलना यार, क्योंकि आप लोग मतलब सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सच बताऊं तो कैलकुलेटर अलाउड है तो इसमें ज़्यादा टाइम ही लगेगा, तो इससे जो कैलकुलेशन होगी वो तुम्हें पता है, सी स्क्वायर को अपन 931.5 लिख देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका इतना वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है उसको यहाँ रख देना, और वो क्योंकि चल रहा है AMU में, और एक AMU में कितनी एनर्जी होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सी स्क्वायर, जो उन्होंने 0.511 देख रखा है, ठीक है, ये सॉल्व करिएगा, आंसर आपको सीधा सीधा ऑप्शन सी मिल जाएगा। जब कैलकुलेटर हो पास में तो ये कैलकुलेशंस उतनी मुश्किल नहीं है, उल्टा इसको अगर हम चाहें तो इजी कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एक और काइनेमेटिक्स का आसान सा सवाल, जिसमें उन्होंने बोला है मतलब NLM का आसान क्वेश्चन, ब्लॉक ऑफ मास एम लेइंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्टेड अपॉन बाय a horizontal force P simultaneously by another force Q acting at an angle theta from vertical as shown, the block will remain in equilibrium if the coefficient of friction between the block and the surface would be, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो भी ड्राइविंग फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात। तो ड्राइविंग फोर्स मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू होगी P प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है, और इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा अपना म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू देखो कितनी आएगी, नॉर्मल mg को तो बैलेंस कर ही रहा है, साथ ही साथ q cos थीटा को भी बैलेंस कर रहा है, तो ये आ जाएगा mg प्लस q cos थीटा, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे, p प्लस क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय mg प्लस q cos थीटा, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट कितना हो, एटलीस्ट भाई साहब इतना होना चाहिए p प्लस क्यू, ठीक है। तो ये मैच कर गया, बहुत ही आसान सवाल, एक लाइन में कुछ, ठीक है, आंसर आ रहा है, करने लायक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन ग्रेविटेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g है ना, तो आप स्मॉल g को ध्यान रखिएगा ऐसे लिख सकते हैं gm/r², रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया है, स्मॉल बॉडी है, ठीक है, हाइट उन्होंने r/5 दे दी। तो देखो इसमें जो mgh का ऑप्शन दे रखा है बच्चों, तो साफ साफ ही गलत है, ये आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि जब हाइट कंपेरेबल हो जाती है रेडियस ऑफ अर्थ के तो हम mgh वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा यू, तो डेल्टा यू होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस GMM/r, क्योंकि आई थिंक वो सरफेस पे आ चुका है, ठीक है, ड्यूरिंग फ्री फॉल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय। तो इन्होंने ये तो नहीं बोला है कि फ्री फॉल होगा तो कहाँ तक जाके पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से अजम्पशन ले रहे हैं कि गिरेगा तो ज़मीन पे आएगा, ज़मीन पे आके गिरेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इतनी हो जाएगी, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी माइनस GMM अपॉन, तो R तो था ही था, उसके बाद उसका सेंटर से डिस्टेंस r/5, तो ये हो जाएगा बच्चों 6r/5, ठीक है।
तो आप इसको सॉल्व करिए, ये बनेगा माइनस GMM/R, ठीक, और 1 माइनस ऑफ 5/6, तो ये बन जाएगा 1/6। पर आंसर इन्होंने दिया है किस टर्म्स में, h के टर्म्स में, तो मुझे r को क्या रखना पड़ेगा, r को अपन रखेंगे 5h, ठीक। अच्छा हाँ हाँ, पहले तो आपको उसको उसमें भी तो कन्वर्ट करना है, तो ये वाला लगाएंगे भाई, तो GM को लिखेंगे GR², तो ये बनेगा -mgr/6, और अब आप r को 5h डाल दो, तो ये आ जाएगा -mgh, ठीक है, 5/6। अब क्योंकि ये तो आया नेगेटिव, क्योंकि मैंने निकाला डेल्टा यू नेगेटिव आने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी गिर रही होगी, तो आपका 5/6 mgh आ जाएगा, ठीक है। परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन का टोटल एक्सेलरेशन पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो कितना होगा, वो होगा AC² + AT², राइट। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है V²/R, तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस दिख रही है अपने को 600 मीटर्स, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करना है, बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं ना, 30 का स्क्वायर करके छोड़ देते हैं उसको, कि उनको लगा कि स्क्वायर तो हो ही गया। इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है 2, क्योंकि स्पीड जिस रेट से बढ़ती है वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो 2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये बनेगा 900/600 3/2, 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4, 9/4 में आप 4 जोड़ रहे हैं, 19/25 सॉरी 25/4, ठीक है। तो 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें आंसर आ जाएगा। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत ही आसान, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा परेशान करता है, और इसमें थोड़ी सी जो कैलकुलेशंस है वो आपको करनी पड़ेगी, यहाँ पेन चलाना ही पड़ेगा, इसका और कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है, ठीक। मैंने इसमें डेटा सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व करने की कोशिश की है, बट उसमें भी आपके 2 ऑप्शन फंसेंगे, 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 ऑप्शन फंसेंगे स्पेशल केस अगर बनाएंगे तो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, और ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन था। किसी टाइम t1 पे जो हाइट थी बच्चों वो h1 थी, और किसी टाइम t2 पे जो हाइट थी वो कितनी थी, h2 थी, राइट। तो पहली इक्वेशन तो अपन यहाँ पे जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होगी 2uy/g, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, कि अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में मुझे ना तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, ना ही मुझे g पता है, तो मुझे इन दोनों को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके अपने को निकालना पड़ेगा, तो आइए कोशिश करते हैं, ठीक। पहली इक्वेशन जो या सेकंड इक्वेशन जो लिखेंगे अपन t1 टाइम के लिए, तो वो सिंपली हो जाएगी h1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू t1 माइनस g/2 इंटू t1 स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन आपके पास आ गई। एंड यहीं पे एक और इक्वेशन अगर अपन देखें तो वो हो जाएगी h2 इज इक्वल टू uy इंटू t2 माइनस g/2 इंटू t2 स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन में ना, मतलब मुझे uy भी चाहिए, मुझे g भी चाहिए, और मेरे पास ये 2 इक्वेशन है। 2 इक्वेशन में आप देखो वेरिएबल कौन है, अभी अपने को g भी नहीं पता, क्योंकि आंसर में g नहीं दिया हुआ है, तो आपको g भी एलिमिनेट करना है और uy भी एलिमिनेट करना है। g और uy निकालने के लिए 2 अननोन है, तो 2 इक्वेशन उसने दे दी कि भैया तुम h1 t1 h2 t2 में खेलो और अपने uy और g अलग से निकालो। तो uy और g निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो uy को एलिमिनेट करते हैं। तो uy कैसे एलिमिनेट होगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो t1 से, ठीक। तो ये आपका हो गया uy माइनस g/2 इंटू t1, और इधर हो जाएगा h2/t2 इज इक्वल टू uy माइनस g/2 इंटू t2, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना, uy कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल g का टर्म बनेगा, वो स्मॉल g वापस किसी भी एक इक्वेशन में रख देना, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, uy मिल जाएगा। उन दोनों इक्वेशन को उठा के यहाँ पे रख देना। इतनी मेहनत भाई साहब करवा रहा है जी, तो इतनी मेहनत आप करिए, और इसको सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैलकुलेशंस मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ इस स्टेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही थोड़ा सा मुझे इसी प्रॉब्लमेटिक लगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि डेटा इनसफिशिएंसी का केस मुझे नज़र आ रहा है।
तो उन्होंने बोला है कि प्लेट ऑफ मास एम इज प्लेस हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस है ये तो स्मूथ है। ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस ऑन द प्लेट, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन वगैरह कुछ कुछ दे दिया इन्होंने, मतलब बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेट जो है वो म्यू है, ठीक है। और पूछा है कि भैया बताओ एक्सेलरेशन ऑफ प्लेट, जो नीचे वाली प्लेट है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब यार देखो दो चीज़ें हैं, ठीक। यहाँ पे इन्होंने मास के बारे में कुछ अपने को कमेंट नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मान लेंगे स्टेप नंबर 1 कि अज्यूम नो स्लिपिंग, राइट, अज्यूम नो स्लिपिंग। तो जो कॉमन एक्सेलरेशन इन दोनों का आएगा वो आएगा 2 म्यू एम जी अपॉन एम प्लस एम, ये आपका टोटल एक्सेलरेशन आ गया, कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक। पर अभी जो एक्सेलरेशन आया वो डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन उतना दे पाएगा नहीं दे पाएगा। तो इस कंडीशन के लिए हम रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू देखते हैं। तो कैपिटल एम का अगर आपने एफवीडी बनाया इस कैपिटल एम का, तो कैपिटल एम के ऊपर से नॉर्मल फोर्स आएगा और फ्रिक्शन इस पे लगेगा आगे, बाकी एम जी नॉर्मल इसका खुद लग ही रहा है। तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है, निकल के आई m इंटू ए। और ये जो फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन कौन सा है, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन या दिस इज द फ्रिक्शन नीडेड फॉर नो स्लिपिंग। इतना फ्रिक्शन आपको चाहिए और ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, ये बन जाएगा 2 ए की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 म्यू एम जी अपॉन एम प्लस एम इंटू कैपिटल एम, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास इतना फ्रिक्शन सफिशिएंटली अवेलेबल है या नहीं है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपके पास स्मॉल एम और कैपिटल एम में एक रिलेशन सा आ जाएगा, ठीक। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि मान लीजिए हमने माना कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक। तो अगर मैंने नो स्लिपिंग का अजम्पशन ही माना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि जो 2 म्यू एम जी है, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, इट शुड बी स्मॉलर देन दी अवेलेबल फ्रिक्शन। और अवेलेबल फ्रिक्शन आप जानते हैं कितना होगा, म्यू इंटू नॉर्मल होगा, नॉर्मल की वैल्यू एम जी है। तो यहाँ पे आप देखो कि हाँ, म्यू एम जी और म्यू एम जी तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इधर अपने पास आ गया कि 2 कैपिटल एम शुड बी लेस देन एम प्लस एम, राइट, लेस देन 1। और जब क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा, ये उधर जाएगा तो आपको दिखेगा कि m शुड बी लेस देन इक्वल टू m। तो जब ये कंडीशन होगी ना तब ही जाके अपना कौन सा नो स्लिपिंग वाला केस लगेगा और इस कंडीशन के ऊपर फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मानो कि स्लिपिंग हो रही है, अनदर केस यहाँ पे कि यस स्लिपिंग इज हैपनिंग, तो अगर बच्चों स्लिपिंग हो गई आप इसी चीज़ में इनइक्वालिटी को चेंज कर देना और उसके हिसाब से आपको कैपिटल एम की वैल्यू स्मॉल एम से ज़्यादा आती हुई दिख जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो अगर स्लिपिंग हो गई तो ये आएगा वरना ये आएगा, है ना। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ, अगर एग्जाम में मुझे मार्क करना है तो या तो जेई को 2 एनएससीपी को 2 क्वेश्चन आंसर देने चाहिए, पर फिर भी एग्जाम में मुझे कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। मन ही मन मत सोचना कि मैं तो कुछ नहीं करूँगा, 2 आंसर आ रहे हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, बोनस हो जाएगा, नहीं, ऐसा मत सोचो। आपको वहाँ पे एक एक्शन लेना है। इन दोनों में से अगर मैं डायग्राम को देखूँ तो मुझे कैपिटल एम ज़्यादा हैवी लग रहा है क्योंकि कैपिटल एम के डायमेंशंस उन्होंने ज़्यादा बड़े बनाए। और अगर कैपिटल एम ज़्यादा हैवी है बच्चों तो उस केस में स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन आ जाएगा काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन आया तो नीचे वाले ब्लॉक का जो मास है वो आपको जो एक्सेलरेशन है वो ए ऑप्शन के रूप में दिख जाएगा, ठीक। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका ए, मैं होता अगर एग्जाम में तो ए मार्क करके आता, बट एज अ टीचर एज अ मतलब अगर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे देखा जाए तो डेटा इनसफिशिएंसी मेरे को लगती है, ठीक।